नमस्कार। एग्रीहोलिक्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि बीएचओ के सिलेबस के अनुसार टॉपिक लाएंगे, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने लाया था मैंगो कल्टीवेशन और आज के वीडियो में लाने जा रहे हैं बनाना कल्टीवेशन। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बनाना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप है और ये मैंगो के बाद सेकंड इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप माना जाता है। प्रोडक्शन की भी बात करें तो बनाना का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन के मामले में यह फर्स्ट पोजीशन पे आता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बनाना का होता है। फैमिली से बिलोंग करती है और इसका क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो ये वैरायटीज़ पे डिपेंड करता है कि कुछ वैरायटीज़ डिप्लॉयड हैं, कुछ ट्रिप्लॉयड हैं एंड कुछ टेट्राप्लॉयड हैं। और फ्रूट टाइप की बात करें तो फ्रूट टाइप है बेरी। बेरी फ्रूट टाइप का मतलब होता है दोस्तों कि जो फ्रूट है वो सिंगल ओवरी से डेवलप होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने देखा बोटेनिकल नेम बनाना का, जो कि मूसा पैराडिसियाका है। फैमिली मुजेसी फैमिली से बिलोंग करती है। फ्रूट टाइप आपका बेरी हो गया। इसके इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो बनाना के इन्फ्लुएंसेस को हम लोग एस्पेडिक्स कहते हैं। इसके इन्फ्लुएंसेस को एस्पेडिक्स कहते हैं। बनाना का और भी कई नामों से हम लोग जानते हैं। ये भी कहीं कहीं पूछ देता है दोस्तों कि बनाना दे देगा कि जैसे जो नाम है वो नाम दे देगा, पूछ देगा कि ये किसका, इस नाम से किसे जानते हैं। तो इसे हम लोग एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से जानते हैं, एडम्स फिग के नाम से जानते हैं, ट्री ऑफ विजडम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बनाना को और हम लोग एप्पल ऑफ पैराडाइज, एडम्स फिग और ट्री ऑफ विजडम के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों बनाना का हम लोग यूजेज की बात करें तो इसके कई तरह से यूज होते हैं। जिससे हम लोग टेबल एंड कुलिनरी के रूप में भी यूज करते हैं। टेबल कहने का मतलब कि ईटन टेबल फ्रूट एक तरह, जैसे हम लोग जब बैठकर टेबल पर रख कर जो खाते हैं, तो ईटन राइप एज ए डेजर्ट फ्रूट। प्लांटेन्स आर स्टेपल या कुकिंग फूड के रूप में हम लोग यूज करते हैं। मतलब कि राइप फ्रूट के रूप में भी ये यूज होता है सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में। दूसरा, ये होल प्लांट भी यूज होता है इसका। तो होल प्लांट का हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो इसके लीफ को हम लोग प्लेट्स के रूप में यूज करते हैं। ड्राई लीव्स एंड सोडोस्टोम एंड राइजोम का हम लोग कैटल फीड के रूप में यूज करते हैं। तो पहला यूज तो हो गया कि हम लोग डेजर्ट फ्रूट मतलब खाने के रूप में यूज करते हैं। दूसरा कि ये प्लेट वगैरह के रूप में यूज होता है। रैपिंग वगैरह में जैसे इसके पत्ते से कुछ चीज़ों को लपेट कर भी रखा जाता है। और इसके जो सोडोस्टोम राइजोम बच जाते हैं उसे कैटल फीड के रूप में यूज किया जाता है। अगर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो बनाना चिप्स, टॉफ़ी वगैरह प्रोसेस करके और भी कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और मेडिसिनल के रूप में देखें तो एसिडिटी वगैरह में ये सब बनाना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका यूज टेबल पर्पस के लिए, इसका होल प्लांट में हम लोग रैपिंग वगैरह के लिए या कैटल फीड के लिए यूज करते हैं। प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के रूप में चिप्स, टॉफ़ी वगैरह के रूप में यूज करते हैं। और मेडिसिनल के रूप में जब यूज करते हैं तो एसिडिटी वगैरह जब होता है या हाइपरटेंशन हो या हार्ट डिजीज, तो ये सब में हम लोग इसका मेडिसिनल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कि ओरिजिन और इसके ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो
साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन है। साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में इसका ओरिजिन माना जाता है। और कंट्री की बात करें तो इंडिया टू पैपुआ न्यू गिनिया। ओके दोस्तों, अब जो हम लोग एडिबल बनाना, जो आजकल कल्टीवेटेड बनाना है, वो नेचुरल क्रॉसेज बिटवीन टू वाइल्ड प्रोजेनेटर्स, मतलब दो स्पेसीज के क्रॉस से बना है। वो दो स्पेसीज हैं मूसा एकुमिनाटा एंड म्यूसा बेल्विसियाना। तो दोस्तों इंडिया, हम लोग पहले भी बता चुके थे कि बनाना प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, ये हम लोग 12 मिलियन टन बनाना एक्सपोर्ट करते हैं। एंड टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में 20 to 30% शेयर है इसका। तो जितने भी 20 to 30 टोटल फ्रूट क्रॉप एरिया में 20% इसका शेयर। अब हम लोग सॉइल एंड क्लाइमेट पे आते हैं। तो बनाना कल्टीवेशन के लिए कैसे सॉइल का ज़रूरत होता है, तो इसके लिए हम लोगों को लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है। ओके, सॉइल पीएच की बात करें तो 6.5 to 7.5 सॉइल पीएच होता है, दैट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल। ओके, वाटर टेम्परेचर की बात करें तो 13 से 40 डिग्री सी टेम्परेचर में यह अच्छे से ग्रो करता है। एंड ऑप्टिमम 25 से 30 डिग्री फॉर बेस्ट यील्ड। ये 13 के 40 डिग्री तक हम लोग इसे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत सुटेबल टेम्परेचर माना गया वो 25 से 30 डिग्री से है। मीन सी लेवल के 1200 मीटर तक इसे ग्रो किया जा सकता है। ओके दोस्तों, लोग देखें, ये जो हम बताएंगे बनाना जो है वो आपको बनाना जो है वो आपको क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। बनाना क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और इट इज़ ऑल्सो मोनोकार्पिक क्रॉप। मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब है कि ये वन टाइम फ्रूटिंग देगा, मतलब इस क्रॉप में एक बार ही फ्रूट आएगा। एक बार आने के बाद इसमें दोबारा फ्रूटिंग नहीं आएगा। तो वैसे प्लांट जिसमें कि एक ही बार फ्रूटिंग होता हो उसे हम लोग मोनोकार्पिंग प्लांट कहते हैं, और जिसमें एक से अधिक बार फ्रूटिंग होगा उसे हम लोग पॉलीकार्पिक प्लांट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि बनाना क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है एंड इट इज़ ऑल्सो मोनोकार्पिंग प्लांट विच गिव्स फ्रूट ओनली वन टाइम्स। सॉइल टाइप की बात करें तो हम लोगों को लोमी सॉइल इसके कल्टीवेशन के लिए चाहिए। सॉइल पीएच 6.5 to 7.5 चाहिए। ओके, और इसमें हम लोग को टेम्परेचर, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर आपको ऑप्टिमम 25 से 30 है। तो इसमें ये भी है दोस्तों कि अगर 10 डिग्री सी से कम टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री सी से नीचे टेम्परेचर आता है तो इसके ग्रोथ अच्छे नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसके जीनोमिक ग्रुप्स पे आते हैं कि इसके जीनोमिक्स कौन कौन जीनोम से मिलकर बने हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग ये देख के जो जितने भी कल्टीवेटेड बनाना है वो मूसा एकुमिनाटा एंड मूसा बेल्विसियाना के क्रॉस से बने हुए हैं। और इसमें जो क्रोमोजोमिक वो डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड एंड टेट्राप्लॉयड के रूप में इसके वैरायटीज अवेलेबल हैं।
और हम लोग ये देखें कुछ वैरायटीज़ हैं जीनोम के अनुसार। अगर जीनोम डबल ए जीनोम की बात करें तो उसके वैरायटीज़ हैं एनाकोम्बन, माटी, कडाली एंड टोंगट। ए बी जीनोम की बात करें तो उसके वैरायटीज़ हैं नेपोवन, कुनन, नाथोपोवन। जीनोम डबल ए बी की बात करें तो पोवन, रस्थाली, नेंड्रन एंड चिनाली। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वैरायटी दे देगा और जीनोमिक दे देगा। तो ये जीनोमिक कम्बिनेशन और वैरायटीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रिपल ए जीनोम की बात करें तो वैरायटीज़ हैं ड्वार्फ कैवेंडिश, रोबस्टा एंड ग्रोस मिचेल। ए डबल बी जीनोम की बात करें तो इसके वैरायटीज़ हैं नल्ला बोन्था, मोन्थन एंड कर्पूरावले। और कुछ वैरायटीज़ जैसे गोल्ड फिंगर एक एग्जांपल है जिसके जो कि टेट्रापोलाइड वैरायटीज़ हैं दोस्तों, तो जिसके जीनोमिक कम्बिनेशन है डबल ए ट्रिपल बी, डबल बी ट्रिपल ए बी। और कॉमर्शियल वैरायटीज़ की बात करें तो कॉमर्शियल वैरायटीज़ में देखिएगा तो ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी जो कि ट्रिपल ई जीनोम के हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल वैरायटी हैं। इसके प्लांट ड्वार्फ होते हैं और थिक स्किन, सॉफ्ट स्वीट फ्लेश होते हैं दोस्तों। और ये जो है लीफ स्पॉट के ससेप्टेबल होता है। ड्वार्फ कैवेंडिश जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल वैरायटी ड्वार्फ कैवेंडिश है दोस्तों। फिर रेड बनाना को देखिए, रेड बनाना में ये जो बनाना होगा वो पर्पलिश रेड कलर का होगा। ओके, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ससेप्टेबल है कि इसका बंची टॉप, जो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि लीफ स्पॉट के ससेप्टेबल कौन सा बनाना वैरायटी है। तो अगर लीफ स्पॉट के ससेप्टेबल ड्वार्फ कैवेंडिश, उसी तरह बंची टॉप ससेप्टेबल वैरायटी की बात करें तो दैट इज रेड बनाना। फ्यूजेरियम बिल्ट का ससेप्टेबिलिटी की बात करें तो वो रस्थाली वैरायटी है जो कि फ्यूजेरियम बिल्ट के ससेप्टेबल। तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉमर्शियल वैराइटीज। तो कॉमर्शियल वैराइटीज हम लोगों ने देखा ड्वार्फ कैवेंडिश जो कि ड्वार्फ प्लांट होता है, उसके थिक स्किन एंड स्वीट फ्लेश होते हैं और ये ससेप्टेबल होता है लीफ स्पॉट के। तो ये सब इंपॉर्टेंट वैरायटी में ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे वैराइटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं और ऑप्शन में वैराइटीज सेलेक्ट करने के लिए। जैसे इस वैरायटी आपको ऊपर लिख देंगे ड्वार्फ प्लांट, लार्ज कर्व फ्रूट, थिक स्किन, सॉफ्ट स्वीट फ्लेश, ये और ऑप्शन में वैरायटी देंगे किस वैरायटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन से किस चीज़ का ससेप्टेबल है ये सब थोड़ा ध्यान रखें। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। रेड बनाना की बात करें तो बंची टॉप पे ससेप्टेबल है। रेड बनाना पर्पलिश रेड कलर का होता है और ये इसमें एक एरोमा होता है, मतलब सुगंध होता है। तो अगर ये भी खुद के बीच में एरोमेटिक वैरायटी बनाना तो रेड बनाना, क्योंकि ट्रिपल ई जीनोम से बना हुआ है, ये आपको इसमें एरोमेटिक फ्लेवर भी है और बंची टॉप के एंड बिल्ट के ससेप्टेबल है। रस्थाली की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल का टेबल कल्टीवार है, ठीक। ये टॉल होता है एंड थिन येलो स्किन, स्वीट एरोमेटिक फ्लेश एंड इट इज हाईली ससेप्टेबल टू फ्यूजेरियम बिल्ट। फ्यूजेरियम बिल्ट का ससेप्टेबल रस्थाली वैरायटी होता है और ये वेस्ट बंगाल का चॉइस्ट टेबल, मतलब वेस्ट बंगाल में इसे प्रीफर किया जाता है, रस्थाली वैरायटी को पसंद किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसके प्लांट टॉल होते हैं एंड थिन येलो स्किन, ये येलो स्किन होते हैं। पोवन की बात करें तो पोवन टॉल वैरायटी है एंड रोज पिंक मिड रिंग, ये एक पनामा बिल्ट के रेसिस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा कि पनामा बिल्ट रेसिस्टेंट कौन सा वैरायटी है, तो पोवन वैरायटी ये पनामा बिल्ट के रेसिस्टेंट है। अब हम लोग प्रोपेगेशन की बात करते हैं। तो प्रोपेगेशन की जब हम लोग बात करें तो मेनली इसका प्रोपेगेशन शॉर्ट से होता है एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ज़्यादा मोस्टली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बनाना का प्रोपेगेशन होता है और हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्ट सकर जो कि 2 to 3 months ओल्ड हो एंड 500 to 700 ग्राम इसका वेट हो। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बनाना में होता है, शॉर्ट से करते हैं। तो कैसा शॉर्ट से सेलेक्ट करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, जो वैसा शॉर्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि 2 to 3 months ओल्ड हो एंड 500 to 700 ग्राम जिसका वेट हो। तो ये बनाना है वेजिटेटिव बाय सकस, राइजोम और टिश्यू कल्चर प्लांट्स। सेक्सुअल प्रोपेगेशन इसमें नहीं संभव है, सेक्सुअल प्रोपेगेशन नहीं होता है। तो मोस्टली हम लोग सकस यूज करते हैं। ओके, राइजोम से होता है। राइजोम क्या होता है दोस्तों, तो जैसे जो प्लांट आप लोगों ने देखा, ठीक, तो प्लांट के बगल में छोटा सा जो जर्मिनेशन होता है इसे हम लोग राइजोम कहते हैं। लेकिन इसी में वाटर सकस और शॉर्ट सकस दो तरह के सकस हैं। वाटर सकस की बात करें तो ये पोअरली डेवलप्ड सूडोस्टीम होता है, पोअरली डेवलप होता है। ये आपको अगर इससे हम लोग प्रोपेगेशन करेंगे तो ये फल फ्रूटिंग करने में ज़्यादा टाइम लेगा, 18 मंथ्स लेगा और यील्ड भी कम होगा। लेकिन शॉर्ट सकस की बात करें तो ये वेल डेवलप होता है, ठीक, 12 to 13 मंथ्स में फ्रूटिंग देने लगता है। ओके, और ये प्लांटिंग मेथड के लिए ज़्यादा चॉइस किया जाता है शॉर्ट सकस। अब प्लांटिंग मेथड की बात करें दोस्तों, तो प्लांटिंग मेथड ये ज़्यादातर सितंबर to अक्टूबर के मंथ में हम लोग प्रीफर करते हैं प्लांटिंग करना। और ये 1.8 into 1.8 मीटर के प्लांटिंग डिस्टेंस हम लोग 1.8 into 1.8 मीटर रखते हैं। तो मेथड में दो मेथड बताए गए दोस्तों, पीट मेथड है, फरो मेथड। पीट मेथड में हम लोग 1.8 into 1.8 मीटर या 2 into 2 मीटर के स्पेसिंग पे हम लोग गड्ढा बनाएंगे। उस गड्ढे में 20 to 30 किलोमीटर वायु डाल करके
और वो कब डालेंगे भाई, तो प्लांटिंग के 15 से 20 या 30 दिन पहले, मतलब प्लांट गड्ढा खोद करके प्लांटिंग के कुछ दिन पहले ही हम लोग उसमें गड्ढा में FYM डाल देंगे। और कुछ डिजीज और नेमाटोड से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 250 ग्राम नीम के 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा उस पीट में डाल देंगे, जिससे कि राइजोम रॉट और नेमाटोड्स का अटैक ना हो। फरो मेथड की बात करें तो फरो मेथड में हम लोग 15 to 20 सेंटीमीटर डेप्थ का फरो बनाते हैं। राइजोम या सकर को हम लोग उस फरो में डायरेक्ट रखते हैं। और हाई डेंसिटी प्लांट अगर हम लोग को करना हो तो हाई डेंसिटी के लिए 1.5 into 1.5 मीटर के डिस्टेंस को फॉलो करेंगे। और हाई डेंसिटी की वैरायटी कौन सा करेंगे, तो ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी। तो दोस्तों, तो प्लांटिंग मेथड हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्लांटिंग हम लोग प्रीफर करते हैं सितंबर टू अक्टूबर के मंथ में 1.8 into 1.8 मीटर के डिस्टेंस को फॉलो करेंगे। 2 मेथड से, पीट मेथड से करेंगे या फरो मेथड से करेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ज़्यादातर कौन मेथड यूज किया जाता है बनाना सोइंग के लिए, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे फरो मेथड। ये कॉमन मेथड है, फरो मेथड एंड पीट मेथड से भी किया जाता है। तो पीट मेथड पर करेंगे तो उसमें हम लोग FYM का यूज़ करेंगे, नीम के ट्राइकोडर्मा का गड्ढा में 15 से 20 दिन पहले गड्ढा में डाल देंगे, ताकि उसमें किसी तरह का डिजीज वगैरह का अटैक ना हो। अब हम लोग आते हैं दोस्तों न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करें तो जो एनुअल वाटर रिक्वायरमेंट अगर देख लें तो टोटल वाटर चाहिए हमें कितना, 1800 से 250 mm। वही अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 180 से 250 सेंटीमीटर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है बनाना का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनुअल वाटर रिक्वायरमेंट बनाने का ड्यूरेशन कितना चाहिए। तो mm में अगर ऑप्शन दिए हुए तो 1800 से 250 mm, और अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए हुए तो 180 to 250 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग कितने देर पे इरिगेशन करेंगे, कितने दिन पे, तो 4 to 5 डेज के इंटरवल पे इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। और न्यूट्रिशन की बात हुई तो न्यूट्रिशन हम लोग देते हैं 2nd, 4th एंड 6th मंथ आफ्टर प्लांटिंग। मतलब 3 स्प्लिट डोजेज में देंगे। एक बार टोटल जो फर्टिलाइजर होगा वो एक बार नहीं देंगे, हम लोग 3 स्प्लिट्स में देंगे, तो 3 बार देंगे। पहला कब देंगे, तो 2nd मंथ पे फर्स्ट डोज, 2nd डोज 4th मंथ पे एंड 3rd डोज 6 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। ठीक है दोस्तों, बनाना को कहा जाता है कि ये हेवी फीडर होता है। इसमें हेवी फीडर किसके होते हैं, ये तो पोटेशियम के। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये बैंक में भी और कई एग्जाम में पूछा गया है कि ये हेवी फीडर किस फर्टिलाइजर के, किस न्यूट्रिशन के हेवी फीडर है बनाना, तो पोटेशियम का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है बनाना में। ओके, अब हम लोग NPK की बात करें तो कुछ स्टेट वाइज इसमें दिया हुआ है। हम लोग एक एवरेज देख लेना कि एक हेक्टेयर के हिसाब से दिया हुआ है। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो 540 kg पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस की बात करें तो 245 kg पर हेक्टेयर, पोटास की बात करें तो 675 kg पर हेक्टेयर। देखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम का डोज ज़्यादा है, पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा दिया गया। अब कल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें तो कुछ कल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो कि प्लांटिंग के बाद किए जाते हैं ताकि बढ़िया से ग्रोथ हो, किसी तरह का डैमेज ना आए प्लांट में, उसके लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं डीसकरिंग। तो डीसकरिंग का जो भी एक्सेस सकस होगा, डी का मतलब क्या, डी मतलब रिमूव करना, सकस मतलब कि सकस को रिमूव करना। तो जो एक्सेस सकस होंगे उसे हम लोग रिमूव करेंगे, क्यों, तो टू रिड्यूस कंपटीशन फॉर न्यूट्रिशन। क्योंकि सकस भी रहेंगे तो न्यूट्रिशन प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, लेकिन अगर सकस हैं एक्स्ट्रा तो वो भी न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करेंगे। इसीलिए न्यूट्रिशन पौधे को अच्छे से मिले, अच्छे से ग्रोथ, इसलिए जो भी एक्स्ट्रा सकस होंगे उसे हम लोग रिमूव कर देंगे, उसे हम लोग कहते हैं डीसकरिंग। ओके, आई थिंक जो भी सूडो स्टेम है, मतलब जो प्लांट है, जो स्टेम है उसके चारों ओर मिट्टी चढ़ाना। ओके, मिट्टी क्यों चढ़ाते जाते हैं, ताकि उसमें लॉजिंग ना हो, तो प्रिवेंट लॉजिंग को प्रिवेंट करने के लिए सॉइल स्टेम, प्लांट स्टेम के चारों तरफ मिट्टी चढ़ाना, ये अर्थिंग कहलाता है। क्रॉपिंग, ये हम लोग प्लांट को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे प्लांट है, मान लीजिए इसमें ये गुच्छा लगा, ठीक है, ये आपको फल का गुच्छा लगा हुआ है, तो इसे हम लोग बांस का सहारा देते हैं ताकि गुच्छे के वजन से प्लांट गिरने का डर ना हो। इसे हम लोग क्रॉपिंग कहते हैं। बम्बो या पोल सपोर्ट एट द बंचिंग स्टेज। क्रॉपिंग कब करते हैं दोस्तों, तो बंचिंग स्टेज पे करते हैं, ताकि पौधे बंच के वजन से गिरे नहीं, उसमें किसी प्रकार डैमेज ना हो। दैट इज कॉल्ड क्रॉपिंग। डीनेबलिंग, मेल बर्ड को हटाना डीनेबलिंग कहलाता है। ट्रेसिंग, रिमूविंग ओल्ड ड्राई और डिजीज लीव्स, मिनिमम ऑफ 12 लीव्स मस्ट बी रिटेन फॉर मैक्सिमम यील्ड। ट्रेसिंग का जो भी डिजीज या पुराने पत्ते होंगे जिसमें किसी तरह की खराबी नजर आ रही है उसे हटाना ट्रेसिंग कहलाता है। बंच कवरिंग कहलाता है दोस्तों। बंच कवरिंग, जब उसमें कुछ बंच आते हैं, फ्रूटिंग होता है तो जो बंच बनते हैं उसे हम लोग पॉलीथीन वगैरह से ढक देते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट से या ज़्यादा टेम्परेचर से जो बंच बने उसमें किसी तरह का खराबी ना आए। तो पॉलीथीन से कवर करना इसलिए तो सन स्कॉच, कोल्ड या थ्रिप्स वगैरह से बचाने के लिए करते हैं, उसे हम लोग बंच कवरिंग करते हैं। इसमें एक और आ जाता है दोस्तों मैटोकिंग। ठीक है दोस्तों, मैटोकिंग का है कि हार्वेस्ट के बाद, ठीक, आफ्टर हार्वेस्टिंग कट डाउन द प्लांट 0.6 मीटर एबव ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, ये मैटोकिंग में क्या, जब फ्रूटिंग के बाद हम लोग हार्वेस्ट कर लिए फ्रूट, जो उसमें बंच बना, उसे जब हम लोग हार्वेस्ट कर लिए उसके बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मोनोकार्पिक फ्रूट है, दोबारा तो उसमें फ्रूट लगेगा नहीं, तो उस प्लांट को हम लोग ग्राउंड के 6 मीटर से 0.6 मीटर से काट देते हैं। जो सूडो स्टेम है इसे हम लोग काट देते हैं ताकि ये पौधा फिर से नया ग्रो कर सके। इस प्रोसेस को हम लोग मैटोकिंग कहते हैं। और ये कई एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफिनेशन दे देगा या फिर ये डिफिनेशन दे देगा और ऑप्शन में आपको इस तरह का टर्म दे देंगे। ठीक है, तो कल्चर हम लोग क्या पढ़ा, डीसकरिंग पढ़े, उसमें एक्सेस सकस को रिमूव करते हैं। अर्थिंग अपने चारों तरफ मिट्टी चाहते हैं ताकि पौधे को डैमेज ना हो, जड़ सूखे नहीं, गिरे नहीं, तेज हवा वगैरह की वजह से गिरे नहीं। क्रॉपिंग क्या करते हैं, जब बंच लगते हैं पौधे में तो उसे बम्बू से हम लोग सपोर्ट करते हैं ताकि तेज हवा वगैरह और वजन से गिरे ना। डीनेबलिंग में मेल बर्ड को हम लोग रिमूव करते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज। ट्रेसिंग में जो भी पौधे में पुराने पत्ते हैं, किसी पत्ते में किसी प्रकार की खराबी नजर आ रही है उसे हटाना ट्रेसिंग कहलाता है। बंच कवरिंग करते हैं, जब ये फर्स्ट फ्रूटिंग हो तो पॉलीथीन से हम लोग कवर करते हैं ताकि उसमें किसी कीड़े मकोड़े ना लगे, थ्रिप्स ना हो, एक्स्ट्रा हाई टेम्परेचर वगैरह से सन स्कॉचिंग वगैरह से जो फ्रूट लगे उसमें किसी प्रकार की खराबी ना हो। मैटोकिंग में क्या करते हैं, फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग के बाद जमीन से 0.6 मीटर एबव से हम लोग काट देते हैं ताकि उसमें से फिर नया प्लांट ग्रो हो सके। तो ये था डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिसेस बनाना। ये सारे जो कल्चर प्रैक्टिसेस सबका डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा क्योंकि सारे से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग प्लांट बनाना कल्टीवेशन में यूज होने वाले कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह की बात करें तो इसमें कहा गया दोस्तों कि जो 30 to 40 लीव्स प्लांट प्रोड्यूस करता है वो लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल में 30 से 40 फ्रूट्स, 30 से 40 फ्लावर्स, 30 से 40 लीव्स बनते हैं। एंड इसमें जो स्मॉल लीफ होता है सूप पे वो से हम लोग फ्लैग लीफ होते हैं। कई जगह टर्म यूज देखते हैं फ्लैग लीफ। तो प्लांट में जब जो स्मॉल लीफ होते हैं बनाने की बात करें तो स्मॉल लीफ जो होंगे उसे फ्लैग लीफ कहेंगे। ठीक,
ये फ्रूट जो है पार्थेनोकार्पिक बेरी होता है। तो पार्थेनो दोस्तों फ्रूट बनाना का फ्रूट पार्थेनोकार्पिक होता है। पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या होता है? तो वैसा फ्रूट जो कि विदाउट फर्टिलाइजेंट्स के फ्रूट डेवलप कर गए हैं। ठीक है दोस्तों, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है बनाना, दैट इज फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक, और ये इसमें फर्टिलाइजेंस नहीं होता है, इसीलिए ये सीडलेस भी होता है, सीडलेस फ्रूट भी है। तो हम लोग ये भी देखेंगे दोस्तों, कहीं पूछता है कि बनाना किस प्रकार का पार्थेनोकार्पिक है, ऑप्शन दिया जाएगा किस प्रकार का है। तो पार्थेनोकार्पिक वाले कुछ ऑप्शन याद रखिएगा कि बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में आता है। पार्थेनोकार्पिक का मतलब है कि वैसा फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुए हो। और इसमें प्लांट ग्रोथ रेट की बात करें तो देखिए, हम लोग फ्रूट साइज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 100 ppm का यूज़ करेंगे। एंड फ्रूट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए 240-20 ppm। ये भी ध्यान रखिएगा कि फ्रूट क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे, तो 240 रेट जिसका क्या होगा 20 ppm। फ्रूट क्वालिटी बढ़ाने के लिए 240-20 ppm का रेट यूज़ करेंगे। एंड फ्रूट साइज बढ़ाने के लिए 100 ppm NaA यूज़ करेंगे। एंड GA3 का यूज़ करेंगे मैक्सिमम यील्ड को बढ़ाने के लिए, GA3 यूज़ करेंगे। फ्रूट मैच्योरिटी की बात करें तो फ्लावरिंग कब होता है बनाना में, तो प्लांटिंग के 9 से 12 मंथ के बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होंगे। 9 to 12 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग। हम लोग अब ये कैसे पहचानेंगे कि मैच्योरिटी आ चुका है, तो देखें कि जब टॉप लीव्स होंगे वो सूखने लगेंगे, फ्रूट का कलर लाइट ग्रीन होने लगेगा। तो ये समझ में आता है कि फ्रूट जो है वो जब लाइट ग्रीन होने लगे तो पता चलता है कि वो मैच्योर हो चुका है। क्योंकि जब शुरुआती स्टेज पर जब फ्रूट बनता है तो वो डीप ग्रीन होता है, लेकिन जब वो जैसे जैसे मैच्योर होगा तो उसका कलर थोड़ा ब्लर होता जाएगा, कलर डाउन हो जाएगा और वो लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। टॉप लीव्स आपको सूखने लगेंगे तो समझिए कि मैच्योरिटी पे आने लगे हैं। और उसके जो बेसल फ्रूट्स होंगे, मतलब जो सब बंच का सबसे निचला हिस्सा वाला फ्रूट्स होंगे वो येलो टर्न होने लगते हैं, येलो होने लगते हैं, तो समझिए कि फ्रूट मैच्योर हो चुका है। अब देखो दोस्तों, जब हम लोग उसको हार्वेस्ट करेंगे तो हार्वेस्ट कैसे करेंगे, तो बंचेज ऑफ कट लिविंग 2 feet ऑफ पेडंकल अटैच्ड। ठीक, जो पेडंकल क्या होता है दोस्तों, तो ये जैसे प्लांट हुआ तो प्लांट में देखिए ये जो बंच है, देखिए यहाँ से फ्रूट लगा हुआ है, जो भी बंच है, तो बंच में जो फ्रूट लगा हुआ है तो ये जो है इसे हम लोग पेडंकल कहते हैं। और बंच में सिंगल बनाना को हम लोग फिंगर कहते हैं, और पूरे बंच को बोटेनिकली हम लोग हैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग हार्वेस्ट करेंगे तो कुछ पेडंकल 2 feet छोड़ करके हम लोग करते हैं। ठीक है, ये पेडंकल को कुछ हिस्सा छोड़ करके हम लोग हार्वेस्ट करेंगे। एंड मैच्योरिटी के टाइम जो हार्वेस्टिंग हम लोग करेंगे, हार्वेस्टिंग के समय 20 to 25% स्टार्च कंटेंट बनाना में होना चाहिए। अब हार्वेस्ट के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट देखते हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद कैसे उसे स्टोर किया जा सके लंबे टाइम के लिए। तो स्टोरेज की बात करें तो जैसे मैंगो में हम लोगों ने देखा था कि 13 डिग्री से और 85 से 95% ह्यूमिडिटी पे स्टोर करेंगे, तो उसी तरह से इसमें भी हमें स्टोर के लिए टेम्परेचर 30 डिग्री से चाहिए एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 to 95% चाहिए। मतलब कि इतने बनाना को 30 डिग्री से टेम्परेचर एंड 85 to 95% RH पे 3 वीक तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर सेल्फ लाइफ बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, हम लोग इथिलीन एब्जॉर्बमेंट मतलब हाई CO2 और लो O2 एटमॉस्फेयर करेंगे, जहाँ CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, O2 कम हो। पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करेंगे जो कि इथिलीन एब्जॉर्बमेंट होता है। ठीक, ताकि इथिलीन एब्जॉर्बमेंट क्यों डालेंगे, ताकि इथिलीन का सिक्रेशन कम हो और थोड़ा देर से पके। जैसे हम लोग जानते हैं कि इथिलीन का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, तो फ्रूट राइपनिंग के लिए। तो अगर राइपनिंग डिले करना हो तो हम लोग क्या डालेंगे, तो इथिलीन एब्जॉर्बमेंट केमिकल यूज़ करेंगे, दैट इज KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, ट्रेडिशनल राइपनिंग की बात करें तो मतलब कि कैसे बिना केमिकल के कैसे पकाया जा सकता है, तो क्या करना है कि स्मोकिंग विद स्ट्रॉ एंड लीव्स काउड इन क्लोज चैम्बर फॉर 18 to 24 आवर्स, मतलब कि 18 to 24 आवर्स के लिए स्मोक प्रोवाइड करेंगे। मॉडर्न रैपिंग में हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं, इथिलीन गैस 100 ppm इन क्लोज चैम्बर में इथिलीन गैस प्रोवाइड करेंगे तो केला जो है वो पकने लगेगा। तो पोस्ट हार्वेस्ट में स्टोरेज कितने पे करना है, 30 डिग्री पे ह्यूमिडिटी 85 to 95% होना चाहिए, और इतने पे 13 डिग्री से टेम्परेचर और 50 से 95 डिग्री ह्यूमिडिटी हम लोग 3 सप्ताह तक स्टोर कर सकते हैं। सेल्फ लाइफ बढ़ाना तो हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करेंगे, क्योंकि वो इथिलीन एब्जॉर्बमेंट है वो पकने देगा, डिले कर देगा। ट्रेडिशनल रैपिंग हम लोग 18 स्टोरेज के लिए स्मोक उसमें धुआं देकर के फिर वेंटिलेटर रूम में रख देंगे। मॉडर्न में इथिलीन गैस का यूज़ करके मॉडर्न फल को फ्रूटिंग को रैपिंग करवाया जा सकता है। अब हम लोग इसके डिजीज एंड पेस्ट की बात करें तो कुछ पेस्ट में है सोडास्टोम बोरन। इस सोडास्टोम बोरन क्या करता है, ये सैप एक्सुडेशन एंड ब्लैक एंड फ्लास फ्रॉम बोर्ड होल्स। ठीक है, इसमें जो सैप प्लांट में जो सैप है तो उसको एक्सप्लोड कर लेता है, उसको निकाल करके ब्लैक एंड कर देता है, काला धब्बा कर देता है। राइजोबियम बिबिल ये निंडन वैरायटी पर ज़्यादा अटैक करता है, जो कि टिश्यू को रॉट सड़ा देता है। बनाना है फिर ये बंची टॉप वायरस का वेक्टर है, बंची टॉप वायरस जिसको कॉज करने में बनाना है फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रूट एंड लीफ स्कैरिंग बीटल ये यंग लीव्स को खा जाता है एंड रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा अटैक करता है कौन, फ्रूट एंड लीफ स्कैरिंग बीटल। तो डिजीज पेस्ट में हम लोग देखा सोडास्टोम बोरन जो कि सैप ऑब्जर्व कर लेगा, राइजोबियम बिबिल जो कि निंडन वैरायटी पे अटैक करता है। बनाना है फिर ये कैरियर है बंची टॉप वायरस का एंड फ्रूट एंड लीफ स्कैरिंग बीटल वो यंग लीव्स पे अटैक करता है। फ्रूट एंड लीफ डिजीज की बात करें तो पनामा बेल्ट डिजीज, तो इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। पनामा बेल्ट कॉजल ऑर्गेनिज्म फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जो कि मोस्ट सीवियर डिजीज इन बनाना, मोस्ट सीवियर डिजीज ऑफ बनाना का सबसे सीवियर डिजीज है। ये कॉज होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा, और इसके ससेप्टेबल कौन सा वैरायटी है, तो रस थाली सबसे ज़्यादा ये अटैक किस पे करेगा, तो रस थाली वैरायटी पे अटैक करेगा। और इसके रेसिस्टेंट कौन सा वैरायटी है, ये याद रखिएगा, रोबस्टा एंड ड्वार्फ कैवेंडिश। पनामा बेल्ट की सबसे ससेप्टेबल वैरायटी रस थाली एंड रोबस्टा और ड्वार्फ कैवेंडिश वो रेसिस्टेंट वैरायटी है। लीफ स्पॉट की बात करें तो लीफ स्पॉट का फंगल डिजीज है, ये इसमें भी जो कैवेंडिश ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी है वो ससेप्टेबल है। ठीक, बनाना बंच टॉप वायरस में देखा तो ये एफिड ट्रांसमिटेड वैरायटी है। ठीक, बनाना बंच टॉप वायरस ये एफिड के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो रोसेटे लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। प्लांट स्टैंड प्लांट में ग्रोथ कम होता है, यानी लो ग्रोथ होते हैं, और जो बंच होते हैं इसका क्वालिटी खराब हो जाता है।
हम लोग इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल डिजीज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बना के देखें। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पहला है गूज फ्लेस। तो गूज फ्लेस में क्या है कि इसमें ब्लैक लेशंस डेवलप कर जाते हैं, ठीक है, एंड फ्लेस बिकम लूज। देखो दोस्तों इसमें छिलका पे काला धब्बा हो जाता है और अंदर से जो फ्रूट है वो थोड़ा पल्पी हो जाता है, ज़्यादा पका टाइप हो जाता है। इसे हम लोग गुज फ्लेस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। अक्सर देखो जो ज़्यादा पका है इसमें जो ज़्यादा केला पक जाता है और ज़्यादा पकने के बाद जो काला काला धब्बा डेवलप हो जाता है, इसे हम लोग गुज फ्लेस कहते हैं। दूसरा है ब्लू डिजीज, जो कि मैग्नीशियम डिफिशियंसी के कारण होता है। मैग्नीशियम डिफिशियंसी के कारण इसमें क्या होता है कि ब्लू मार्जिन डेवलप हो जाते हैं। चोक थ्रोट में क्या होता है दोस्तों, चोक थ्रोट में एस्पेडिक्स डोंट डेवलप क्लियरली। इसमें जो एस्पेडिक्स बाद में जो ब्रांच बनते हैं ये सही से डेवलप नहीं कर पाते हैं। एंड फिंगर ड्रॉप में जो बंच बनते हैं, बंच में से जो बंच सही से डेवलप नहीं कर पाते हैं, बंच सही से डेवलप नहीं करते हैं और इसमें से एक केला करके गिरते हैं, उसे हम लोग फिंगर ड्रॉप कहते हैं। और नवंबर ड्रॉप ये लो टेम्परेचर के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हम लोगों ने देखा। गूज फ्लेस इसमें क्या होता है कि ज़्यादा पकने के कारण ब्लैक लेशंस काला काला धब्बा डेवलप हो जाता है और जो फ्लेस होते हैं वो पल्पी हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। ब्लू डिजीज मैग्नीशियम डिफिशियंसी के कारण होता है और उसमें ब्लू मार्जिन्स डेवलप हो जाते हैं। चोक थ्रोट में एस्पेडिक्स पूरी अच्छी तरह से नहीं निकल पाते हैं, ठीक। एंड फिंगर ड्रॉप में कि इसमें जो बंच है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं। नवंबर ड्रॉप लो टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि पत्ते वगैरह और फ्रूट वगैरह गिरते हैं। ये हो गया नवंबर ड्रॉप। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि एक लाइन में दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था बनाना